अस्सलाम वालेकुम। बाकी लोग कहाँ हैं आपकी क्लास के? लास्ट क्लास में आके कहीं ड्रॉप तो नहीं करवा दिया? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा शायद गलत फहमी तो नहीं है किसी को कि क्लास नहीं हो रही आज। लास्ट क्लास है वो तो लेनी है भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये हो सकता है प्रोजेक्ट के बाद मैं बुरा बुरा सा लग रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है। थोड़ी देर तक देखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन काफी देर तक देखते हैं ना तो फिर बुरा लगने लग जाता है। बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऑफ तो खैर नहीं होगी। जो बच्चे नहीं आएंगे उनकी एब्सेंट लगेगी। और फिर वैसे भी बहुत सारे लोग तो सीरियस ही नहीं है। कुछ ग्रुप, एक ग्रुप ने तो प्रोजेक्ट ही चेक नहीं करवाया। मतलब वो ही नहीं है अभी तक। जिसे कहते हैं ना कि कोई कांटेक्ट ही नहीं है टीचर से, कि कोई रीजन हो गया हो, कोई मसला हो गया हो। अब बता दूंगा मैं आपको क्लास के आखिर में कि फाइनल के टॉपिक्स क्या हैं। मिड से तो आता है ना, मिड से 30-40% तो इंक्लूड है ऑफिशियल। वो जो होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर बेसिकली दो टॉपिक्स हैं। मतलब रीजनिंग है। अब रीजनिंग क्या चीज़ है? बेसिकली रीजनिंग अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन रीजनिंग दो तरीकों से होती है। वो दोनों चीज़ें देखनी है हमें, और कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ना कि टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा आसान सा टॉपिक है, और ये थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल इन अ सेंस कि आपको याद नहीं करना कोई चीज़। आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि आपका एजेंट जो है वो नॉलेज को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। पोजिशनल लॉजिक क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होती है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। और डीएम में भी पढ़ के आ चुके हैं आप फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था। अब आप सोचिए कि आपको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की फॉर्म में कोई सिनेरियो गिवन है, और इस सिनेरियो की मदद से आप कोई न्यू सिनेरियो में कोई नई नॉलेज निकालना चाहते हैं। अभी आपका लैब एग्जाम हो गया है। आपका लैब एग्जाम हो गया है। तो जिस तरीके से आप लैब में करते थे कि कोई नई चीजें निकालते थे, पूरा सिनेरियो आपको गिवन होता था, तो इसी तरीके से रीजनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है। रीजनिंग क्या है? बेसिकली ड्राइविंग लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम गिवन फैक्ट। लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। आप लॉजिकल कंक्लूजन ड्राइव करते हैं जो फैक्ट्स आपको गिवन होते हैं उसकी मदद से। और डरकिन जो इसके एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन ये बयान की है कि द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद नॉलेज, फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज टू ड्रॉ कंक्लूजन। किस तरीके से आप कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं यूजिंग फैक्ट्स, नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। तो ये कहलाती है आपकी क्या? रीजनिंग। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अब रीजनिंग की कुछ टाइप्स हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहली टाइप जो है वो रीजनिंग क्या कहलाती है? डिडक्टिव रीजनिंग। आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का मतलब ये है कि आप न्यू नॉलेज ड्राइव करेंगे जो नॉलेज आपको गिवन है उसकी मदद से। रन टाइम पे कुछ नॉलेज आपको ड्राइव करनी पड़ती है, डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे। तो रीजनिंग क्या है? न्यू नॉलेज ड्राइव करना पुरानी नॉलेज की मदद से। पुरानी नॉलेज क्या है? वो नॉलेज जो आपको पहले से मालूम मालूम है। वो फैक्ट्स की बात कर लें, आप कॉन्सेप्ट्स की बात कर लें, ठीक है। अब रीजनिंग के कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप कहलाती है रीजनिंग की डिडक्टिव रीजनिंग, और इसको मॉडस फोनन भी कहते हैं। ये देखिएगा, डिडक्टिव रीजनिंग है, इसको मॉडस फोनन भी कहते हैं। मॉडस फोनन, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस, ठीक है, मॉडस फोनन। तो रीजनिंग क्या है? बेसिकली एक उसकी टाइप है डिडक्टिव रीजनिंग, और डिडक्टिव रीजनिंग को मॉडस फोनन भी कहते हैं। अगर हम इसको बहुत सिंपल वे में समझें, तो सिंपल वे में इसकी एग्जाम्पल जो सेकंड वाली है वो बहुत सिंपल है, वो समझा देता हूँ मैं आपको। ये कह रहे हैं कि इफ ए इज ट्रू
एंड इफ ए इंप्लाइज बी इज ट्रू देन बी इज ट्रू। मतलब क्या है कि अगर आपको गिवन हो कि ए ट्रू है, अगर आपको गिवन हो कोई चीज है वो ए है, ट्रू है, और आपको साथ में ये गिवन हो कि ए इंप्लाइज बी भी ट्रू है, एक दो चीजें जरा गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। देखिए बेटा, इस सेंटेंस में आपको ये पता नहीं चल रहा, सिर्फ इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, इस प्रोपोजिशन की, आपको कहीं पर भी ये पता नहीं चल रहा बेटा, इस वाले में, सिर्फ इस वाले में, कि यहाँ पर ए ट्रू है या बी ट्रू है। आपको क्या गिवन है? ए इंप्लाइज बी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? में कि अगर ए इंप्लाइज बी गिवन है आपको और साथ में गिवन है आपको ए, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं, आप कंक्लूड कर सकते हैं कि सर बी भी ट्रू होगा। ये बी आपको गिवन नहीं है, लेकिन आप कंक्लूड कर सकते हैं इन दोनों चीजों की मदद से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग? लॉजिक समझ में? एक्स इज मॉर्टल implies दैट, गलती हो गई, दोबारा से एक चीज गलत हो गई थी इस लाइन में। देखें, फॉर ऑल एक्स सच दैट, मैं मैन के लिए ह्यूमन ह्यूमन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वरना दोनों में एम हो जाएगा। अब देखिएगा प्लीज, ये देखें, देखिए हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ह्यूमन implies दैट एक्स इज मॉर्टल। इसका मतलब क्या है? अगर एक्स इंसान होगा तो वो मॉर्टल होगा, अगर इंसान नहीं होगा तब भी वो मॉर्टल हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है, परिंदा भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात समझ में आ गई सबके? ये लाइन समझ में आ गई फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में जो लिखी है मैंने, ये वाली लाइन जो मैं ऊपर ले गया हूँ, ये बात समझ में आ गई सबके? फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मॉडल, सॉरी एक्स इज ह्यूमन implies दैट एक्स इज मॉडल। ये बात समझ में आ गई सबके? implies दैट कब लगता है? जब वो चीज इस कंडीशन के अलावा भी ट्रू हो सकती है। तो मॉडल जो है एक्स, वो जब भी हो सकता है जब वो इंसान ना हो। फर्स्ट करके मैं बात कर लूं, किसी परिंदे की बात कर लूं, किसी बर्ड की बात कर लूं। अभी दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है? सॉक्रेट इज अ मैन। तो अगर मैं इसको भी यहाँ लिखूं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, तो ये देखिएगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है तो मैं लिख दूंगा मैन, ये देखें एक चीज ये गिवन है आपको,
और एक चीज ये गिवन है। अब अगर हम इस पे ये रूल अप्लाई करें तो ये देखिए, ये क्या गिवन है, ए गिवन है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमें क्या गिवन है, हमें ये अगर हम इसको एच को ए सपोज कर लें और एम को बी सपोज कर लें तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए इम्प्लाइज बी गिवन है, सही है। अगर हम एच को ए सपोज कर लें और एम को बी सपोज कर लें तो हमें क्या गिवन है, ए इम्प्लाइज बी गिवन है। और अब हम ये देखते हैं कि ए की वैल्यू एक्स पे ट्रू है, इसका मतलब है ए जो है वो सोक्रेट पे ट्रू है, मतलब सुकरात जो था उस पे ट्रू है। ए जो है वो सुकरात पे ट्रू है, तो इसका मतलब है बी भी किस पे ट्रू होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल। अगर ए इम्प्लाइज बी आपको गिवन है और ए गिवन है तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बी भी ट्रू होगा। तो ए जिस पे ट्रू है बी भी उस पे ट्रू होगा। तो बी क्या है, बी हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, बी क्या है हमारे पास, बी क्या है, बी है हमारे पास एम, और हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, एस ओ सी। तो देखिए ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, हमने इस पर अप्लाई किया, इफ ए इम्प्लाइज बी इज ट्रू एंड ए इज ट्रू देन वी कैन कंक्लूड बी इज आल्सो ट्रू। ये पॉइंट समझ में आया सबके, ये पॉइंट समझ में आया सबके। समझ में आया सबके। ठीक है, तो ये कहलाता है मॉडस्ट फनन या डिडक्टिव रीजनिंग। वैसे ज्यादा फेमस ये मॉडस्ट फनन के नाम से है, लेकिन आप डिडक्टिव रीजनिंग से भी इसे जान सकते हैं। तो ये कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा जी, रीजनिंग की एक दूसरी टाइप है, वो कहलाती है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। क्या कहलाती है, इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, पढ़ लेते हैं इसको, बहुत सिंपल सी बात है। फ्रॉम अ लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वी फॉर्म अ जनरलाइजेशन। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन होती है लिमिटेड, उसकी बिहाफ पे हम क्या करते हैं, जर्नलाइजेशन को फॉर्म कर देते हैं। मतलब क्या है इसका, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, भाई मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी कौवे देखे हैं वो काले कलर के होते हैं, लेकिन क्या मैंने अपनी जिंदगी में तमाम कौवे देखे हैं, डेफिनेटली नहीं। तो जितने मैंने कौवे देखे हैं वो लिमिटेड है, तो जो क्रो मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में वो लिमिटेड है। लेकिन जितने भी देखे हैं वो सब ब्लैक कलर के थे। तो ये लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मैं इस पर जनरलाइजेशन ड्रॉ कर रहा हूँ कि ऑल क्रॉस आर ब्लैक। तो भाई मैंने अपनी जिंदगी में तमाम कौवे जितने भी देखे हैं वो ब्लैक होते हैं, तो मैंने जनरलाइजेशन फॉर्म कर दी ऑल क्रॉस आर ब्लैक। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, फर्स्ट करें मैं आपकी क्लास में गया और मैंने पहले स्टूडेंट से पूछा कि भाई आपकी जीपीए कितनी है, उसने बोला 3। दूसरे से पूछा, उसने बोला 3। तीसरे से पूछा 3, चौथे से पूछा 3, 7-8 स्टूडेंट से पूछा। मैं क्लास से बाहर आके बोल रहा हूँ किसी को, यार यहाँ तो हर बच्चे की जीपीए 3 होती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है। आप लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जर्नलाइजेशन ड्रॉ करते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। क्लियर हो गई ये बात। जी आंसर कर दीजिए फटाफट। बाकी लोग क्या क्लास में मौजूद नहीं है। तो हम लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की मदद से अगर जनरलाइजेशन फॉर्म करते हैं तो ये कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग। फर्स्ट करिए मैं एक रास्ते से जा रहा हूँ, वो रास्ता मुझे रोज ना वहाँ पर ट्रैफिक जैम मिलता है, तो बस मैं जनरलाइजेशन ड्रॉ कर दूं कि भाई ये रास्ता तो हर वक्त जैम रहता है। समझ में आ रही है बात। हो सकता है आजकल वहाँ कोई काम चल रहा हो, बाद में वो काम क्लियर हो जाए तो फिर वहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो। अच्छा, कंपैरिजन तो खैर देख लीजिएगा। ये देखें, एब्डक्टिव रीजनिंग क्या है, तीसरी टाइप है।
इसमें ये होता है बेसिकली कि आपका जो एब्डक्शन होती है, जिसको आप कंक्लूजन कह रहे हैं, वो कब गलत भी हो सकती है। मतलब क्या है, ये देखें, शी कैरीज एन अम्ब्रेला इफ इट इज रेनिंग। हमें एक अजम्पशन गिवन है कि भाई उसके पास अम्ब्रेला होती है जब बारिश होती है। उसके पास अम्ब्रेला होती है जब बारिश होती है। अब हमने देखा बारिश हो रही है, सॉरी, हमने देखा उसके पास अम्ब्रेला है। अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई बारिश हो रही है। समझ रहे हैं आप? उसके पास अम्ब्रेला होती है जब बारिश होती है। अब हमने देखा इस वक्त क्या हो रहा है, उसके पास अम्ब्रेला है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इस वक्त बारिश हो रही है। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये कंक्लूजन जो है माइट बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस वक्त रेन ना हो रही हो सकता है उसने धूप की वजह से ली हुई हो छतरी। तो एबडक्शन के अंदर ना आपका जो कंक्लूजन है वो गलत भी हो सकता है। द कंक्लूजन माइट बी फॉल्स बिकॉज देयर कुड बी अदर रीजन दैट शी इज कैरिंग अम्ब्रेला, शी माइट बी कैरिंग इट टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द सन। सही है, ये होती है एबडक्शन। एक और होती है एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होती है कि ड्रॉ एनालॉजी बिटवीन टू सिचुएशन लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। दो सिचुएशन के दरमियान में आप एनालॉजी ड्रॉ करते हैं। लाइक आप बोलते हैं कि भाई व्हेन यू से ड्राइविंग अ ट्रक इज जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार। मतलब एक बंदे को आप बोल रहे हैं या एजेंट को ये बता रहे हैं कि भाई ट्रक ड्राइव करना तो ऐसा ही है जैसे कार ड्राइव करते हैं। ऑल दो कि आपको पता है कि 100% वो नहीं है, हर चीज उसके अंदर उस साइज के हिसाब से है, लेकिन फिर भी आप एनालॉजी ड्रॉ कर रहे होते हैं दो सिचुएशन के दरमियान में। ये कहलाती है एनालॉजिकल रीजनिंग। अब बोले यार यहाँ तो वैसे ही जा सकते हो जैसे तुम वहां गए थे। ये एनालॉजिकल रीजनिंग कहलाती है, जिसमें आप दो सिचुएशन के दरमियान में, दो सिनेरियोस के दरमियान में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज के बिहाफ पे एनालॉजी ड्रॉ कर रहे होते हैं। अच्छा, कॉमन सेंस रीजनिंग तो एक्सपीरियंस से ही आती है। आपको पता है कि ये जो है, ये तो एजेंट को जितनी भी आप प्रोवाइड कर दें कम है। मतलब अगर कॉमन सेंस रीजनिंग की बात करें तो ये तो आप एजेंट को जितनी भी प्रोवाइड कर दें कम ही रहेगी। उसका रीजन क्या है कि कॉमन सेंस रीजनिंग तो अनलिमिटेड है। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ कि भाई ये भी कॉमन सेंस है कि अगर मैं फोर्थ फ्लोर से कूदूंगा तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। ये भी बहुत कॉमन सेंस है कि अगर मैं किसी गर्म चीज पर हाथ रखूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। ये तमाम चीजें कॉमन सेंस में आती हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड से चलूंगा, बहुत भागूंगा तेज, तो मैं गिर सकता हूँ। ये तमाम चीजें कॉमन सेंस है। और ये तमाम चीजें कहाँ से आती हैं? एक्सपीरियंस से आती हैं। ये अनलिमिटेड हो सकती हैं। तो ये जो है एजेंट को प्रोवाइड करने में हमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये आखिरी नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग देख लें, उसके बाद जो हम रीजनिंग कैसे अप्लाई करते हैं सिस्टम पे वो देखेंगे। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग क्या होती है, पहले एग्जाम्पल देख लें इसकी। चले आप लोग 2 मिनट पढ़िए उसको, मुझे बताइएगा कि आपकी क्या समझ में आ रहा है। शाबाश, 2 मिनट है आपके पास। जी, समझ में आया किसी के?
कोई और एक्सप्लेन करे? जी कोई और एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, ये इस तरीके से नहीं है। ये कह रहे हैं कि मोनोटोनिक रीजनिंग में, हाँ बिल्कुल, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। जरा मैं आपके आंसर पढ़ लूँ। अच्छा जी, देखिए ये कह रहा है कि इफ द विंड ब्लोज देन द कर्टन स्वे। कह रहा है कि अगर हवा तेज चल रही है, मतलब हवा चल रही है, तो पर्दे जो है वो उड़ेंगे। अब हमने पढ़ा था कि इफ देन में हमने ये पढ़ा था कि जो बी पार्ट होता है, जो देन पार्ट होता है, वो इफ के ट्रू पे डिपेंडेंट होता है, इफ के फॉल्स पे नहीं होता। इसका मतलब क्या है? अगर हवा चल रही है तो पर्दे उड़ेंगे, अगर हवा नहीं चल रही तब भी पर्दे उड़ सकते हैं। ऐसा ही है ना? बात समझ में आ रही है? अगर हवा नहीं चल रही तब भी पर्दे उड़ सकते हैं, ऐसा है या नहीं है? इफ देन की बात कर रहा हूं मैं, जर्नली बात कर रहा हूं। मैं इस एग्जाम्पल पे स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर रहा आपसे। मैं जर्नल बात कर रहा हूँ कि इफ इम्प्लाइज दैट वाली बात में, कि जो बी पार्ट होता था वो ए के ट्रू पे डिपेंडेंट होता था। ये जरूरी नहीं था कि अगर ए फॉल्स है तो बी भी फॉल्स हो। हाँ या ना? तो ये चीज कह रही है कि ये जो हमने अभी अभी जो मैंने आपसे बात की है कहलाती है मोनोटोनिक रीजनिंग। However, if we use monotonic reasoning, this would not happen. The fact that the curtain are swaying would be retained if and after the wind stop blowing. अगर हम इस चीज को मोनोटोनिक रीजनिंग में पढ़ें तो ये कहलाती है मोनोटोनिक रीजनिंग। लेकिन अगर इसी इसी रूल को हम नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग में करें तो नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग ये कहता है कि व्हेन द विंड स्टॉप ब्लोइंग द कर्टन शुड स्वे नो लॉन्गर। इसका मतलब है कि अगर हवा रुक जाए तब पर्दे नहीं उड़ सकते। समझ में आ रही है ये बात? ये कहलाती है नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। आपने लगाया इफ देन ही है इस पे, लेकिन नॉन मोनोटोनिक चूंकि आपने अप्लाई कर दिया है तो इसका मतलब है अगर इफ पार्ट नहीं होगा तो देन पार्ट भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? असल में नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग के अंदर हमारे पास ट्रुथ मेंटेनेंस सिस्टम होता है, जो कि इस चीज का ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा होता है कि कौन सी चीज है जो फैक्ट को ट्रू कर रही है। तो जो चीज फैक्ट को ट्रू कर रही होती है, अगर वो चीज नहीं होगी तो फैक्ट भी नहीं होगा। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा होता है। तो ये जो हवा उड़ रही है इसका ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं हम, और जैसे ही रुक जाएगी तो हमारा जो फैक्ट है वो भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये कहलाती है नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। अच्छा जी, अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, इनफेरेंस जो है वो बेसिकली है क्या? तो एक सिस्टम है प्रूफ करने का। आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए होंगे, कुछ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक दी हुई होंगी, जिसके ब्याह पे आपको न्यू नॉलेज को ड्राइव करना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंपल, आप ये लैब में कर भी चुके हैं, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल कर रहे हैं। तो इसके चार रूल हैं बेसिकली। लेकिन जो इन्फेरेंस इंजन आप यूज करते हैं
वो बेसिकली प्रूफ कहलाता है। जैसे कि आप मैथ्स की क्लास में प्रूफ करते थे, आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट करते थे, दूसरी वैल्यू को तीसरी में पुट करते थे, और आप आखिर में क्या करते थे, आप कहते थे ये जो हमें चीज चाहिए ये मौजूद, ये मिल गई है हमें। जिसे आप सिंप्लीफाई करना कह लें या कुछ इसी तरीके का कह लें। तो यहाँ पर भी प्रूफ का मतलब वही है कि आप क्या कर रहे हैं, इन्फेरेंस इंजन के अंदर डिफरेंट चीजें यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को उस तरफ लेके जा रहे हैं जो रिक्वायर्ड आंसर आपका है। तो जरा गौर से देखिएगा, 4 रूल है इन्फेरेंस के। एक कहलाता है इन्फेरेंस, और एक कहलाता है रेजोल्यूशन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, इन्फेरेंस। ठीक है, इन्फेरेंस के अंदर कितने रूल हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन्फेरेंस। और इन्फेरेंस के अंदर कितने रूल हैं, इन्फेरेंस के अंदर है 4 रूल। जब मैं आपको रेजोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर सिर्फ एक रूल है। तो अभी मैं आपको इन्फेरेंस पढ़ा रहा हूँ, इन्फेरेंस के अंदर 4 रूल हैं। अब आप जरा गौर से देखिएगा ये रूल, इस रूल का नाम है मॉडस फर्नन। इस रूल का नाम है मॉडस फर्नन। और मॉडस फर्नन ये कहता है कि इफ, अच्छा आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ होगा वो इस वक्त ट्रू होगा। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो ट्रू है। इसका मतलब अल्फा इंप्लाइज बीटा अगर ट्रू हो और साथ में अल्फा ट्रू हो। देखिए स्टेटमेंट में बता रहा था, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड एनीथिंग दैट इज रिटन डाउन इन अ प्रूफ दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा इंप्लाइज बीटा ट्रू हो या अल्फा ट्रू हो, तो आप कंक्लूड कर देंगे कि बीटा भी ट्रू है। मुझे अगर फर्ज करें नेगेटिव अल्फा लिखना हो, तो मैं ऐसे लिखूंगा। इसका मतलब है आप ये सपोज करेंगे कि नेगेटिव अल्फा की वैल्यू इस वक्त क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है भाई, पहले एक जनरल चीज सुन लें, कुछ स्टूडेंट अगर ये गौर से नहीं सुन रहे तो प्लीज सुन लीजिएगा। इसका मतलब है अल्फा ट्रू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है नीचे। जी जल्दी से बताइए, पार्टिसिपेट करें ताकि मजा आए क्लास में। जी फरमाइए जल्दी से। बेटा अब मेरी बात गौर से सुन लीजिए, जो लोग क्लास में मौजूद हैं, अगर आप लोग नहीं सुन रहे तो कोई फायदा नहीं है आज की क्लास लेने का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो भी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। अगर मैं लिखता हूँ अल्फा, तो आप बोलेंगे सर इस वक्त अल्फा क्या है, ट्रू है। अगर मैं लिखूंगा अल्फा तो इसका मतलब अल्फा क्या है, ट्रू है। अगर मैं लिखूंगा बीटा तो आप बोलेंगे सर बीटा क्या है इस वक्त, ट्रू है। अगर मैं लिखूंगा अल्फा इंप्लाइज बीटा तो आप बोलेंगे सर अल्फा इंप्लाइज बीटा इस वक्त क्या है, ट्रू है। लेकिन अगर फर्स्ट करिए मैं लिख दूं नॉट अल्फा, मैं नॉट अल्फा लिख दूं, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त नॉट अल्फा की वैल्यू ट्रू है। अगर मैं ये लिख दूं स्क्रीन पे कहीं पर भी आगे आएगा, तो इस वक्त क्या है, नॉट अल्फा की वैल्यू ट्रू है। तो अदर वर्ड्स अल्फा क्या है, अदर वर्ड्स में अल्फा क्या है, फॉल्स। अगर नॉट अल्फा ट्रू है तो अल्फा क्या होगा, फॉल्स होगा। पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो मैं इतनी स्लाइड पे जो भी चीज लिखूंगा उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू। अगर आपको अल्फा को फॉल्स दिखाना है तो आप नॉट अल्फा लिख दें स्क्रीन पे। समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई ये बात सबके। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब देखें एक रूल लिखा हुआ है, अल्फा इंप्लाइज बीटा इज ट्रू एंड अल्फा इज ट्रू। अगर हमें गिवन हो अल्फा इंप्लाइज बीटा और साथ में क्या गिवन हो, अल्फा गिवन हो, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस वक्त बीटा भी क्या होगा, ट्रू होगा। मैं जरा आपको अल्फा इंप्लाइज बीटा वाला वो बना के दिखा दूं जो आपने पिछली क्लास में देखा था। अगर ए ट्रू होता है बी ट्रू होता है, ठीक है, तो अल्फा बीटा भी ट्रू होता है। अगर ए ट्रू होता है और बी फॉल्स होता है तो ये क्या होता है, फॉल्स होता है। जी ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ बेटा। अगर ये फॉल्स होता है, ये ट्रू होता है, तो इसकी मर्जी ये ट्रू हो सकता है, मतलब इसकी मर्जी है ये फॉल्स हो या ट्रू हो, तो ये कंडीशन ट्रू है। और अगर दोनों फॉल्स होते हैं तो ये बी ट्रू होता है। ये आपको ट्रूथ टेबल याद है, पिछली क्लास में आपको समझाया था और डीएम में भी आपने पढ़ा था। अगर ए ट्रू है तो बी को लाजमी ट्रू होना है, तो ये ट्रू हो गया। अगर ए ट्रू है तो बी फॉल्स नहीं हो सकता है, फिर ए इंप्लाइज बीटा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ए फॉल्स है तो बी की मर्जी है वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। और ये अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये कंडीशन भी क्या होगा, ट्रू। ये कंडीशन समझ में आ गई आप सबकी, याद है आपको ये कंडीशन, कंडीशन याद है सबको।
अब मुझे बताइए ये कौन सा रूल है इसमें से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो मॉडरेट फर्नन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मॉडरेट फर्नन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट लाइन को, सेकंड लाइन को, थर्ड लाइन को, फोर्थ लाइन को? शाबाश। ये फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को? जी फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये देखिएगा हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए इम्प्लाइज बी क्या है, ट्रू है, और साथ में क्या गिवन है हमें कि ए ट्रू है। हमें क्या गिवन है, ए इम्प्लाइज बीटा ट्रू है और ए ट्रू है। तो देखिए ये दोनों एक साथ ट्रू हैं कहीं, और ये देखें यहाँ पर ये एफ है, ये टी है, यहाँ पर ये एफ है, ये टी है, यहाँ पर ये एफ है, ये टी है। इसका मतलब एक ही यूनिक रूल है, अगर ए इम्प्लाइज बी ट्रू हो और साथ में ए ट्रू हो तो हम कह सकते हैं बी भी क्या है, ट्रू है। समझ में आई ये रूल कहां से आया? समझ में आया ये रूल कहां से आया? जी शाइनल, जाजिब, एहसन, अब्दुल हाई, नबील अहमद, अनस, समीर, हाफिजा, मुस्कान। बेटा अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। समझ में आई ये बात? तो ये रूल यहां से बना है, ये कहलाता है इन्फेरेंस का पहला रूल। हमें इन्फेरेंस के जरिए कोई चीज को प्रूव करना है, लेकिन उस चीज को प्रूव करने से पहले हमें चार रूल समझ में आने चाहिए इन्फेरेंस के। तो अभी हमने पहला रूल पढ़ा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आइए वापस इसको जरा अप्लाई करके देख लेते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये देखें। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, सचिन इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो बताइए डज इट फॉलो दैट सचिन इज मॉडल? तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में लिखा। हमने कहा एच ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज ह्यूमन बीइंग, एम ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज मॉडल। हमने ये लिख दिया फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ह्यूमन बीइंग इम्प्लाइज दैट एक्स इज मॉडल। और हमें क्या गिवन है, सचिन इज अ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ ए इम्प्लाइज बी ट्रू है, यहाँ पर क्या ट्रू है, ए ट्रू है, तो बी भी ट्रू होगा। सही है, तो एम ऑफ सचिन भी ट्रू है, सचिन इज मॉडल। ये इस तरीके से, इसी तरीके से ये भी देख लें। इट इज स्नोइंग, आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ। पी और क्यू है, हमें क्या गिवन है, इफ इट इज स्नोइंग देन आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ। पी इम्प्लाइज क्यू गिवन है, और साथ में क्या गिवन है, इस वक्त बर्फबारी हो रही है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा एक और रूल है, वो कहलाता है इन्फेरेंस का। ये कहता है कि अगर आपको गिवन हो ए इम्प्लाइज बी और साथ में आपको गिवन हो नॉट बी, नॉट बी, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इस वक्त नॉट अल्फा भी क्या है, ट्रू है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ए इम्प्लाइज बी गिवन हो और साथ में गिवन हो नॉट बीटा, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इस वक्त नॉट अल्फा भी क्या है, ट्रू है। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? ये रूल कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? नौशेरवा कह रहे हैं सेकंड को। आपको गिवन क्या क्या है बेटा? नौशेरवा कह रहे हैं सेकंड को, कोई और बताए? जल्दी आंसर कीजिए, शाबाश। मुस्कान कह रही है फोर्थ को, मोहतशिम कह रहे हैं फोर्थ को। सही है, फोर्थ को कर रहा है। अब देखिए आपको ए इम्प्लाइज फोर्थ, सॉरी फोर्थ मैंने गलत लिखा हुआ है। आप लोग ये भी नहीं बताते कि सर आपसे गलती हो गई है। बेटा ये ट्रू है, सही है। तो अब मेरे ख्याल से सब बता देंगे कि फोर्थ को कर रहा है। सही है, ये आखिरी वाली लाइन मैंने गलत लिख दी थी, ये ट्रू है। सही है, फोर्थ को कर रहा है ये देखिएगा आपको ए इम्प्लाइज बी गिवन है, ट्रू, और साथ में क्या गिवन है, नॉट बीटा ट्रू है। तो इन अदर वर्ड्स आपको क्या गिवन है, नॉट बीटा ट्रू है, तो बी क्या है इस वक्त, फॉल्स है। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉट अल्फा भी क्या है, ट्रू है। अब आप देखिए क्या ये कॉम्बिनेशन कहीं और बन रहा है, एफ टी, यहाँ पर एफ हो यहाँ पर टी हो, ये देखें यहाँ पर एफ नहीं है यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ यहाँ पर मतलब ये कॉम्बिनेशन है ही नहीं कहीं और। तो इसलिए चूंकि ये यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको एक रूल बना दिया। तो एक रूल आपने पढ़ा मॉडेस्ट फर्नन, एक रूल आपने पढ़ा मॉडेस्ट टॉलन, ये कहलाता है मॉडेस्ट टॉलन।
ये आपको याद होने चाहिए। ये देखिएगा, आपको गिवन क्या है, इफ इट इज स्नोइंग देन आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, आई विल नॉट स्टडी डिस्क्रीट मैथ। कह रहा है कि अगर बर्फबारी हो रही है तो मैं मैथ्स पढ़ूंगा, और इस वक्त गिवन क्या है कि बर्फबारी नहीं, ओ सॉरी, मैं मैथ्स नहीं पढ़ रहा, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि इस वक्त स्नो भी नहीं हो रही। अच्छा, ये दो रूल और हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, बड़े सिंपल हैं। अगर आपको गिवन हो साथ में कि ए अल्फा गिवन हो और साथ में क्या गिवन हो, बीटा, तो आप उनको एंड इंट्रोडक्शन के जरिए एंड लॉजिक यूज कर सकते हैं उनके दरमियान में। अगर ए गिवन है आपको, अगर कहीं पर ए गिवन है और बी गिवन है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि ए डॉट बी भी क्या होगा, 1 के बराबर। सही कह रहा हूँ गलत? अगर आपको ए गिवन है और आपको बी गिवन है, इसका मतलब है ए डॉट बी भी क्या होगा। अगर आपको ए गिवन है और आपको क्या गिवन है, साथ में बी गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी भी क्या होगा, 1 होगा। सही है? ये बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर आपको ए डॉट बी गिवन हो, तो आप उसमें से ए को भी अलग कर सकते हैं और बी को भी अलग कर सकते हैं। अगर डॉट लगा मतलब एंड लगा हुआ है, तो ये कहलाता है एंड इंट्रोडक्शन, ये कहलाता है एंड एलिमिनेशन। ये 4 रूल हैं आपके पास टोटल, जो कि आप इनफेरेंस में यूज करते हैं। कौन कौन से 4 हैं ये देखिएगा। एक आपके पास है मॉडस फॉरेन, एक आपके पास है मॉडस टॉलन, ये देखिएगा, एक मॉडस फॉरेन, मॉडस टॉलन, एंड इंट्रोडक्शन, एंड एलिमिनेशन। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 5 मिनट है, क्लास खत्म हो रही है, तो इसको जरा एक दफा देख लीजिए। 5 मिनट बाद जब मैं ज्वाइन करूंगा, तो किसी को कोई सवाल हो तो इसमें से पूछ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसकी एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है? तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। 1 बजे दोबारा ज्वाइन करते हैं।